ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, बात करते हैं आज हिंदी में संस्कृत व्याकरण की। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि हिंदी के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हिंदी के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले समझ लें कि अनुवाद होता क्या है, कि अनुवाद की परिभाषा क्या है। इसका उत्तर होगा किसी भी भाषा को दूसरी भाषा में बदलना या परिवर्तित करना अनुवाद कहलाता है। एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करने को अनुवाद कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसी क्रम में एक अगले प्रश्न की कि हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि कौन कौन से ऐसे विशेष बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसका उत्तर होगा हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। सबसे पहले हमें क्या करना है कि वाक्य को पढ़ना है, देखना है कि जो वाक्य अनुवाद करने के लिए दिया गया है वह किस काल का है, भूतकाल का है, भविष्य काल का है कि वर्तमान काल का है, कौन से काल का है। ठीक है, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं कि काल का निर्धारण करने के उपरांत वाक्य में कर्ता की तलाश करेंगे, कि ढूंढेंगे कि कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है। अंग्रेजी में आप कहते हो सब्जेक्ट, तो कर्ता कौन है। फिर देखेंगे कि कर्ता किस रूप और किस वचन का है, किस रूप का है और किस वचन का है, एक वचन है, दो वचन है या बहुवचन है, और किस रूप का है। उसके बाद में हम कर्ता जिस वचन और पुरुष का होगा क्रिया भी उसी वचन और पुरुष की लगेगी। प्रथम पुरुष का कर्ता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की लगेगी, और एक वचन का है तो एक वचन की क्रिया लगेगी, दो वचन का है तो दो वचन की क्रिया लगेगी, और बहुवचन का है तो बहुवचन की क्रिया लगेगी। ठीक है, अन्य किसी की नहीं लगेगी। कहने का मतलब अगर एक वचन का है तो आप बहुवचन की क्रिया नहीं लगा सकते, और द्विवचन का है तो एक वचन की क्रिया नहीं लगा सकते। जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया लगेगी। उसके बाद में दूसरी बात क्या होती है कि वाक्य में कारकों में लगने वाला चिन्ह जिस शब्द के अंत में है उस शब्द में वही विभक्ति होगी जिस विभक्ति का वह चिन्ह होता है। साथ ही हमें यह ध्यान रखना है कि उपपद विभक्ति में से संबंधित कोई शब्द अथवा उपसर्ग तो नहीं है। यदि है तो उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उपपद विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है यदि विभक्ति में उपसर्ग अथवा कोई अन्य उपपद संबंधित हो। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए जो है वर्तमान काल की क्रिया के साथ इसम का प्रयोग करके भूतकाल की में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे श्यामः क्रीडति, यानी श्याम खेलता है। इसको अगर खेलता है ये काय का है, आपको पता लग गया होगा कि वर्तमान काल का है। ठीक है, तो वर्तमान काल का है, इसे भूतकाल में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, हिंदी में चेंज करेंगे। श्याम खेलता था, भूतकाल में पीछे खेल चुका है यानी खेलता था, तो इसको
संस्कृत अनुवाद करते समय लिखेंगे श्याम क्रीडति स्म। वही रहा, स्म लगाने से क्या हो गया, वर्तमान काल से वाक्य भूतकाल में परिवर्तित हो गया। अब कुछ अन्य हिंदी से संस्कृत अनुवाद आप लोगों को दिए गए हैं, इनको पढ़िए, समझिए और अपनी कॉपी पर लिखिए। एक बार समझ लीजिएगा। बालिकाएं घर जाती हैं, बालिकाः गृहं गच्छन्ति। जाती हैं, बहुत सी बालिकाएं हैं तो गच्छन्ति। ऐसे वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्षात् फलानि पतन्ति। सिकंदर कौन था, सिकंदरा का आशीत। ठीक है। तुम बन जाओ, त्वं वनं गच्छ। यह राम की पुस्तक है, इदं रामस्य पुस्तकम् अस्ति। मैं वाराणसी जाऊंगा, अहम वाराणसीं गमिष्यामि। अगला, भारत एक महान देश है, भारतम एका महान देशः अस्ति। अगला, छात्र मैदान में खेलते हैं, छात्राः क्षेत्रे क्रीडन्ति। विद्या विनय देती है, विद्या विनयं ददाति। सदा सच बोलो, सदा सत्यम वद। वह विद्यालय जाती है, सा विद्यालयं गच्छति। ठीक है, एक जाती है ना, वह विद्यालय जाती है, तो सा विद्यालयं गच्छति। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो अपने सहपाठियों के साथ अवश्य शेयर करिए। धन्यवाद।